व्हाट इज़ वास्तु? जब भी हम लोग वास्तु नाम का शब्द सुनते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है कि क्या होगा वास्तु? आप लोगों में से कोई शेयर करना चाहेगा कि वास्तु क्या है? कुछ भी जो आपको लगता है कि हाँ ये वास्तु हो सकता है, कुछ एक इंसाइट्स, ताकि इंटरेक्शंस बना रहे लगातार। माइक दे दीजिएगा। कोई भी शेयर करना चाहे कि भाई वास्तु क्या है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Arrangement of things that can produce good vibrations. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कोई? यस। The same answer, but the arrangement of things according to the directions फॉर? for betterment of our lives. व्हाट ए वंडरफुल, वेरी गुड। और कोई? आई विल जस्ट लाइक टू ऐड ऑन, राइट चीज़ को राइट जगह पे रखना इस वास्तु। वेरी गुड। और कुछ? अगर एक लाइन में डिफाइन करना हो व्हाट इज वास्तु? कोई भी एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का कुछ पर्पज है, उस पर्पज की मैनिफेस्टेशन ठीक ढंग से हो सके, उस बिल्डिंग में क्या स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर हो, कौन सी व्यवस्था किस दिशा में बनी हो ताकि उस बिल्डिंग के पर्पस का मैनिफेस्टेशन हो, ये वास्तु है। उदाहरण के तौर पर कोई तो एक बिल्डिंग है, जैसे कोई हॉस्पिटल या क्लिनिक, उसका क्या कोर पर्पस है? उसका पर्पस है कि जो कोई भी वहाँ पर आए वो हील हो, स्वास्थ्य लाभ मिले। उस बिल्डिंग में, उस स्पेस में जाने भर से उसे ऐसा लगे कि मैं सही जगह पे आ गया हूँ, उसे डॉक्टर में कॉन्फिडेंस हो, दवाइयाँ लगे और जल्दी से जल्दी ठीक हो। यही तो उस बिल्डिंग का पर्पस है। तो उस बिल्डिंग को साकार करने के लिए कौन सी दिशा में क्या व्यवस्था होगी? डॉक्टर के क्लिनिक्स कहाँ पर होंगे, मेडिकल स्टोर कहाँ पे बनेगा, टेस्टिंग लैब्स कहाँ पर होनी चाहिए, ऑपरेशन थिएटर कहाँ पर हो, बाकी व्यवस्थाएं किन किन दिशाओं में चले ताकि वो हॉस्पिटल सुचारू रूप से चल सके, उस व्यवस्था को बताने वाला शास्त्र वास्तुशास्त्र। आपका अपना घर, जिसका कोर पर्पस क्या है? घर में रहने वाले सभी लोग सुख शांति रहे, परिवार रहे, हारमोनी रहे, रिलेशनशिप मजबूत हो, परिवार के सभी सदस्य आपस के अंदर सामंजस्य रहें, ग्रोथ बनी रहे परिवार के अंदर, यही कोर पर्पस है। तो उस घर में रहने वाले लोगों की प्रकृति के अनुसार उस घर की व्यवस्था कैसी हो, वो लोग क्या काम करते होंगे, उनकी क्या डिजायर्स होंगी, क्या गोल्स होंगे, वो कैसे अचीव होंगे, वो कौन बताएगा? वास्तुशास्त्र। दिस इज वास्तु। वास्तु आपको अपने गोल्स को अचीव करने में मदद करता है, एक कंड्यूसिव, एक हेल्दी इन्वायरमेंट देता है ताकि आप अपने डिज़ायरेबल गोल्स, जो आपके गोल्स आपकी प्रकृति से आए हैं, उनको आप पूरा कर सकें। ये वास्तु। तो वास्तु की बात मैंने बताया क्या वास्तु है। आजकल हर प्रोडक्ट के साथ में डिस्क्लेमर्स आते हैं। पानी प्लीज़। डिस्क्लेमर्स, तो वास्तु में भी कुछ डिस्क्लेमर्स हैं। ये ज़माना है डिस्क्लेमर्स का, तो क्यों वास्तु काम नहीं करता, कैसे फेल होता है? कुछ ना कुछ डिस्क्लेमर्स। पहला डिस्क्लेमर्स ये है कि कर्महीन के लिए नहीं है वास्तु। जो व्यक्ति कर्म ही नहीं करना चाहता, कोई व्यक्ति उसे आके कहे कि मैं आपका ज्योतिष कर देता हूँ, मैं आपका वास्तु कर देता हूँ, पैसे की बारिश होने लगेगी, आपके सारे काम हो जाएंगे, तो व्यक्ति आपको मूर्ख बना रहा है, ही इज चीटिंग यू। और किसी ऐसे व्यक्ति की ऐसी सोच है कि खाली वास्तु करने से या कोई टोटका करने से मेरे को पैसे की प्राप्ति होगी, तो व्यक्ति स्वयं को मूर्ख बना रहा है। कर्महीन के लिए वास्तु नहीं है, कर्म तो करना ही पड़ेगा बाबू। फिर कैसे? भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मैं बार बार अपने वक्तव्य के अंदर श्रीमद् भगवद गीता का और सांख्य दर्शन का उल्लेख करूंगा, क्योंकि पूरा का पूरा वास्तुशास्त्र इन्हीं फिलॉसफी के ऊपर आधारित है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, तू उठ, खड़ा हो और अपनी प्रकृति से आए हुए कर्म को कर। ये जो तुझे डिस्ट्रक्शन हो रखी है, ये जो भ्रम हो रखा है, इसको हटा और जो तेरा प्रकृति से आया हुआ कर्म है उसको कर। इस मोमेंट में जो तेरा कर्म है उस कर्म को तू पूरी शिद्दत से कर। तेरा अधिकार क्षेत्र है कर्म करना। उस कर्म का क्या फल होगा, क्या रिजल्ट आएगा, वो तेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है।
तेरी प्रकृति से आए हुए कर्म को पूरा करने के लिए मैं बैठा हूँ। तू एक कदम आगे तो बढ़ा, दूसरा मेरा तैयार है। तो भगवान श्री कृष्ण भी प्रेरणा दे रहे हैं कर्म करने की। वो ये नहीं कहते कि तू सब काम छोड़कर भक्ति ध्यान में लग जा। वो कहते हैं अपनी प्रकृति से आए हुए कर्म को कर। हर व्यक्ति यूनिक है, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है। वो कंपोजिशन है रजत सतव और तमस का। आपके हाथ में एक रेफरेंस शीट है, 31 पॉइंट की एक रेफरेंस शीट आप सभी के लिए दी है। किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ सेल्फ एनालिसिस के लिए ये शीट जब भी आपको समय मिले ऑब्जर्व करने के लिए है। अपने आप को कैसे पहचाने, 31 पॉइंटर्स इसमें दिए हुए हैं। जिस पॉइंट में, जिस कॉलम के अंदर सबसे ज़्यादा मार्किंग होगी, समझ लीजिए आपके अंदर वो तत्व, वो एलिमेंट ज़्यादा है। कोई व्यक्ति रजस प्रधान होगा, फायर डोमिनेट, कोई एयर डोमिनेंट होगा और कोई वाटर डोमिनेंट होगा। रजस वाला क्या कहेगा? रजस वाला कहेगा भाई करोगे तो होगा, कर्म ही सब कुछ है। तो उसकी प्रकृति क्या है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म कर। वो कहता है कि हर वक्त का, हर चीज़ का सॉल्यूशन काम करने से है। विजिबिलिटी चाहता है वो। दूसरी तरफ सतव का, एयर का, प्रकृति का लोग, वो कहते हैं भैया हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज्ञान ही है। नॉलेज के बेस के ऊपर कर्म को करेंगे तो कर्म की सिद्धि होगी। ना गलत रजस वाला है, ना गलत सतव वाला है, अपनी अपनी प्रकृति। और तीसरी प्रकृति तमस की, यानी वाटर। वो कहता है कि भाई मैं तो इमोशंस, भक्ति भाव से लोगों का दिल जीतूंगा और उसी से काम करूंगा। प्रिजर्व करना जानता है वो चीज़ों को, लोगों को और पैसे को। अपने अपने ट्रेड्स, अपने अपने इमोशंस, और उसके अनुसार ही वो व्यक्ति कर्म करता है जीवन में। तो यही भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं और यही वास्तुशास्त्र कहता है कि किस व्यक्ति का क्या प्रकृति है, उस प्रकृति के अनुसार उसको उसके भवन के अंदर व्यवस्थित कर दो तो वो अपने आप से ही शीर्ष पर चढ़ा जाएगा, वो अपने आप ही ग्रो कर जाएगा। वास्तु को कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कंड्यूसिव और सपोर्टिंग एनवायरनमेंट उसे चाहिए, क्योंकि कुछ बनने की शक्ति तो उसके अंदर पहले से ही है। और दूसरा डिस्क्लेमर क्या है? दूसरा डिस्क्लेमर है कि गलत प्रैक्टिस से पैसे कमाने की इच्छा। आप कुछ भी काम करते हैं, कर्म के साथ बेईमानी, क्वालिटी में कोई प्रोडक्ट, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़, पैसा लेके माल नहीं देना, वज़न कम करना, जो भी कर्म करते हैं पूरी शिद्दत के साथ में कर्म करेंगे तो ही वो पैसा टिकेगा, अन्यथा आया हुआ पैसा भी चला जाएगा। वास्तु भी क्या करेगा उसमें? तो अप्रोच सही होगी तभी वास्तु काम करते हैं, तभी सारी भारतीय सनातन विद्याएं आपको सपोर्ट करती हैं। ज़रूरत है सही मेंटालिटी की। तो चलिए आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया यात्रा को आगे बढ़ाते हुए कि कोई भी प्रश्न, कोई भी बात अगर आप पूछना चाहते हैं तो वो ये 5 वर्ड से ही शुरू हो सकती है। व्हाट, क्या है वास्तु, वाई, क्यों करवाऊं, वेयर, कहाँ अप्लाई होता है, वाई मी, मैं ही क्यों कराऊं, मेरे लिए क्यों, क्यों ये काम करेगा, मुझे तो इसकी ज़रूरत नहीं, मैं तो नहीं मानता, और व्हेन, कब कराना चाहिए। 5 कॉन्टेस्ट में ही आप किसी क्वेश्चंस को कैटेगराइज कर सकते हैं, छठा कोई शब्द नहीं। चलिए एक छोटी सी स्टोरी, सभी लोग सीधा बैठेंगे, अपनी कमर स्ट्रेट, सारा अटेंशन स्टेज के ऊपर। बहुत बढ़िया। इमेजिन कीजिए कि आप सभी लोग अपने अपने घर के अंदर बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन के ऊपर बैठे हैं। वाह, कुछ लोग तो लेटे हुए भी हैं, मैं देख पा रहा हूँ। बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन के ऊपर अपने अपने घर में बैठे हैं। अचानक से आपको प्यास लगी, आप खट से उठे, रसोई की तरफ गए। जैसे ही रसोई में गए
तो आपके राइट साइड में ग्रे कलर का फ्रिज। आपने फ्रिज का दरवाज़ा खोला और एक ठंडी सी हवा का एहसास, वाह। आपने देखा फ्रिज के ऊपर वाले शेल्फ में ताज़े रसीले पीले रंग के नींबू। आपका बड़ा मन हुआ कि चलो आज शिकंजी या नींबू का रस पिया जाए। आपने खट से नाइफ होल्डर से चाकू निकाला, नींबू के 2 टुकड़े किए। बड़े शरारती भी तो हैं आप। तुरंत आपने वो आधा नींबू अपनी जीभ पर निचोड़ लिया। जैसे ही वो नींबू का रस आपकी जीभ के ऊपर टच हुआ, आपके टेस्ट बड्स के ऊपर टच हुआ, तो अचानक मुंह पानी से भर गया। आया स्वाद? किस किस का स्वाद है? तो ना नींबू था, ना चक्कू, ना फ्रिज, ना रसोई, ना आपके घर का वो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। फिर कैसे? हाउ? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड में ये पैटर्न फिक्स हो रखे हैं कि जब भी नींबू की बात होगी तो रस आएगा ही। वो जानता है प्रतीकों की भाषा। और क्या आप जानते हैं, आप अपने जीवन के सारे मेजर डिसीजन सबकॉन्शियस माइंड से लेते हैं। कॉन्शियस माइंड तो नाटक करता है, भाई जी वो कौन ची है, फैसलो तो पहले ही हो रखो है। सबकॉन्शियस माइंड सब जानता है कि किस वक्त क्या करना है। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, और इस ब्रह्मांड में एक छोटा सा हमारा प्लेनेट मदर अर्थ। मदर अर्थ में हमारा छोटा सा देश भारत। भारत के अंदर एक खूबसूरत शहर दिल्ली। दिल्ली की एक डायरेक्शन में आपकी एक खूबसूरत कॉलोनी। उस कॉलोनी की एक गली में आपका एक घर, और उस घर में रहने वाले आप और आपका पूरा परिवार। सब कुछ जो कुछ भी सृष्टि में है 5 तत्वों से ही बना है, इससे बाहर कुछ। आपका शरीर 5 तत्वों से बना, आपका घर भी 5 तत्वों से ही निर्मित है। हम सारे के सारे एक यूनिट हैं, एक इकाई है उस परम चेतना के, उस परम तत्व के। इससे बाहर कुछ नहीं। और आपका ये जो शरीर है और उसका दूसरा पार्ट है आपका मन, जिस मन के 2 हिस्से, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। आपके शरीर की 5 इंद्रियां आपको नचाती हैं और मन उसका राजा। ये पांचों की पांचों इंद्रियां आपके 5 सेंस ऑर्गन से कनेक्टेड है। आंख देखती है, दिखाने वाला कौन? फायर। जब तक रोशनी नहीं होगी, लाइट नहीं होगी, आप कैसे देखेंगे? कान सुनता है, पर मीडियम कौन बना? स्पेस। त्वचा फील करती है, पर फैसिलिटेट कौन करता है? एयर। जीभ टेस्ट करती है, पर कराता कौन है? वाटर। नाक सूंघती है, पर उसको फीलिंग कौन देता है? अर्थ। ये 5 एलिमेंट्स ही हैं जो आपको इस जगत का एक्सपीरियंस कराते हैं। और कैसे करोगे? 5 इंद्रियों के अलावा कोई तरीका है इस जगत को एक्सपीरियंस करने का? पांचों की पांचों सेंस ऑर्गन्स एक एक एलिमेंट से कनेक्टेड है। उसी तरीके से आपका सबकॉन्शियस माइंड जो सिग्नल रिसीव करता है आपके लिविंग स्पेस से। जिस भी भवन में आप रहते हैं या काम करते हैं, उस भवन की कौन सी दिशा के अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या यूटिलिटीज़ पड़े हैं, क्या इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स पड़े हैं, क्या ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, डेकोर क्या है, कारपेट क्या है, कर्टन्स क्या किस रंग के हैं, दीवार का रंग कौन सा है, पौधे कहाँ लगे हैं, वो सब पता है आपके सबकॉन्शियस माइंड को, which is ultimately responsible for the major decision in your life. और रजस सत्व तमस तो आपकी प्रकृति है ही। इसी प्रकार से भवन की भी प्रकृति होती है रजस सत्व तमस, उसे सब पता है। वो सिग्नल को रिसीव करता है और सबकॉन्शियसली मन सबकॉन्शियस पार्ट में स्टोर कर लेता है, विच इज़ अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन। आप कैसे एक्ट करेंगे, आप कैसे एक्शन लेंगे, आपके इमोशंस कैसे होंगे, आपका नॉलेज का डोमेन कैसा होगा, वो कौन बताएगा? वो बताएगा आपके भवन का स्पेस।
सिंक्रोनाइज्ड है, बैलेंस्ड है, आप आपे में हैं। अनबैलेंस्ड है तो पीड़ा, किसी न किसी डोमेन के अंदर इनबैलेंसेस होगा तो उसी डोमेन से रिलेटेड चैलेंजेस फेस कर रहे होंगे। ऐसा ही तो होता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो क्यों, कैसे, कहाँ अप्लाई होता है? हर जगह अप्लाई होता है। जिस भवन का जो भी पर्पज़ है, उस पर्पज़ की अगर मैनिफेस्टेशन ठीक से नहीं हो रही है तो वास्तु के सिद्धांतों को वहाँ पर जरूर ऑब्जर्व करना चाहिए। सबके लिए है, क्योंकि पंच तत्वों से बाहर कोई नहीं। ये वास्तु है। 10-12 हजार साल से मानव सभ्यता को मार्गदर्शन करती आई है। अटर्नल से ये नियम कभी नहीं बदले, हमेशा वही इफेक्ट्स, वही रिजल्ट देखे गए हैं। ज़रूरत है सिस्टमेटिक तरीके से काम करने की, प्रोसेस बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप, लेयर बाय लेयर। अगर आप किसी कर्म को करते हैं तो भगवान कहते हैं उसकी सिद्धि होनी निश्चित है। कैसे किसी एक रेस्टोरेंट में जितनी बार भी जाएं एक ही प्रकार का फ्लेवर फूड का, क्यों? क्योंकि उसका जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो फिक्स है, प्रोसेस फिक्स है। और जब प्रोसेस फिक्स हो जाता है तो रिजल्ट भी फिक्स होगा। ज़रूरत है तरीके से, लय बाय तरीके से काम करने की। मैं कैसे काम करता हूँ इसके बारे में कि हाउ डू वी अप्लाई वास्तु इन ए बिल्डिंग। जो भी बिल्डिंग है उसका कोई पर्पज़ है, उस पर्पज़ को सबसे पहले ऑब्जर्व करें कि इस बिल्डिंग का ये पर्पज़ है, ये आदमी इसलिए ये वास्तु कराना चाहता है। उसकी क्या प्रकृति है, क्या ये प्रकृति उसके कर्म में सहायक है कि नहीं, मेंटल अप्रोचेस कैसी हैं। जिस भी बिल्डिंग, जिस भी प्लॉट का वास्तु करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि उस क्लाइंट के कंसर्न्स को नोट करें। क्या कह रहा है क्लाइंट, अक्षर बाय अक्षर, वर्ड्स बाय वर्ड्स, वो अक्षर एज इट इज़ नोट करें, क्योंकि सॉल्यूशन भी तो वहीं से मिलना है जहाँ से प्रश्न आया है। एज इट इज़, उस जगह की लोकेशन, आसपास के एरिया के अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है, उसकी फेसिंग क्या है, डिग्री क्या है, लैंड एनर्जीज क्या है, इन सभी बातों को ऑब्जर्व किया जाता है। डिग्री के आधार पर, फेसिंग के आधार पर उस भवन का सेंटर निकालकर इस प्रकार से 16 दिशाओं में विभाजित किया जाता है। महावास्तु 16 दिशाओं पे काम करता है वेरी प्रिसाइजली। एक एक डिग्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 360 डिग्री का ये स्पेस जब 16 भागों में डिवाइड होता है तो 22.5 डिग्री का एक स्पेस निकल के आता है। अगर 3 से 4 डिग्री की वेरिएशन है आपकी डिग्री लेने में तो सारा का सारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। मैनुअली लिया जाता है, गूगल से वेरीफाई की जाती है डिग्रीज़ को, उसके बाद में सिम्टम के साथ मैच होने पर उस सेंटर को वेरीफाई किया जाता है। दिस इज़ द एक्चुअल प्रोसेस हाउ वी शुड गो फॉर वास्तु। कंसर्न क्या है, क्या कह रहा है क्लाइंट। 16, अभी तक आपने 8 दिशाओं के बारे में सुना, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। 4 डायगोनल दिशाएं होती हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। इन 8 दिशाओं को फर्दर बाइफिकेट करें इक्वल पार्ट्स में तो 16 दिशाएं निकल के आती हैं। ये 16 की 16 दिशाएं आपके जीवन के किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट से जुड़ी हैं। हर दिशा का एक फिक्स एट्रीब्यूट है, वो बदलते नहीं। जैसे पुरुष जो आपके अंदर स्थित है वो कभी बदलता नहीं। पुरुष का मेरा मतलब है आपकी कोर, जिसकी वजह से आप चल रहे हैं, हिल रहे हैं, वो कोर कभी बदलता नहीं। इसी प्रकार से इन दिशाओं के गुणधर्म कभी नहीं बदलते, ये फिक्स इफेक्ट्स देते हैं हमेशा। आप बीच में देख रहे हैं एक राउंड कलर सर्कल, ये कलर 5 रंग 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक दिशा का एक फिक्स एलिमेंट और इसका फिक्स गुणधर्म। नीला रंग जो है वो वाटर का, उसके बाद में हरा एयर का, नेक्स्ट एलिमेंट इज फायर, अगला अर्थ, येलो कलर इज अर्थ और स्पेस का वाइट कलर। ये 5 एलिमेंट इसी सीक्वेंस में हैं सृष्टि के अंदर, एक दूसरे को क्रिएट करते हुए, क्योंकि जो जल की प्राप्ति होती है वो कहाँ से होती है, आकाश। स्पेस से जल बरसता है तो जो आकाश है वो जल को प्रोड्यूस कर रहा है, और जल से पेड़ पौधे जिनसे हवा ऑक्सीजन मिलती है, तो वाटर एलिमेंट इज प्रोड्यूसिंग एयर।
पेड़ पौधों से लकड़ी मिलती है और लकड़ी से अग्नि प्रज्वलित होती है। लकड़ी से अग्नि, और जब अग्नि लकड़ी को जला देती है तो राख यानी कि अर्थ, और इसी अर्थ से हमें सभी प्रकार की संपदाएं मिलती हैं, मेटल्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, विच अल्टीमेटली इज स्पेस एलिमेंट। इसी सीक्वेंस में है ये, हर पल एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्रिएट कर रहा है, वरना जीवन संभव नहीं, कैसे जियो। इसलिए कहते हैं जो परिवर्तन है वो प्रकृति का शाश्वत नियम है। हर वक्त प्रकृति परिवर्तनशील है, बदल रही है, क्योंकि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को प्रोड्यूस कर रहा है। हर दिशा का एक फिक्स एलिमेंट और एक फिक्स गुणधर्म है। उदाहरण के तौर पर आपके घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, क्या है इसका गुणधर्म? क्लैरिटी ऑफ माइंड, मोटिवेशन। दिशा संतुलित है, बैलेंस है, तो आप फोकस हैं, आपको पता है जीवन में कब क्या करना है, मोटिवेटेड है, एनर्जाइज्ड है, चार्ज है। ये दिशा आपको मदद करती है खुद के साथ कनेक्ट होने के लिए। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इज वेरी वेरी सेंसिटिव डायरेक्शन, और आपके घर के अंदर मस्ट, इट इज मस्ट कि यह डायरेक्शन बैलेंस होनी ही चाहिए। बैलेंस नहीं है तो डिस्ट्रैक्शन है, खुद का कुछ पता नहीं, दूसरों में कमियां निकालते, डिफोकस, पता ही नहीं जीवन में करना क्या है, गोल्स ही नहीं है। तो नॉर्थ ईस्ट इज मस्ट कि एटलीस्ट अपने बारे में तो पता हो। वाटर इसका मेन एलिमेंट है, दैट इज ब्लू कलर। कैसे? किसी भी भवन या किसी बिल्डिंग में जाकर कभी आपको ऐसा लगता है कि बड़ा लाइट सा फील कर रहे हैं, कनेक्शन सा हो जाता है। कोई मंदिर में जाके कभी ऐसा फीलिंग होती है आप लोगों को, अरे वाह मज़ा आ गया। तो क्या होगा उस भवन का आर्किटेक्चर, उस मंदिर का आर्किटेक्चर कैसे बनाया होगा? उसी मंदिर का एक छोटा सा स्वरूप आपने अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में रखा, अपने इष्ट देव की सिंबॉलिक मूर्ति भी आपने उसमें सजाई। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की जो एनर्जी है, वो एनर्जी में जब आप प्रवेश करते हैं तो आप कनेक्ट होते हैं खुद के साथ में। मंदिर का मतलब यह है कि मन के अंदर चले जाना, रीअलाइन इन योरसेल्फ। इसीलिए वास्तुशास्त्र में ये बताया गया है कि नॉर्थ ईस्ट में आपके घर में मंदिर होना चाहिए। दिस इज द कोर पर्पस, कि जब भी फील करें डिप्रेस या लो तो तुरंत नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं, चार्ज हो जाओगे। क्या क्या हो सकता है यहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट में आप मंदिर बना सकते हैं, मेडिटेशन रूम बना सकते हैं, ड्राइंग रूम बना सकते हैं। कोई बच्चा आपके घर में पढ़ रहा है जो रिसर्च से रिलेटेड पढ़ाई कर रहा हो, डिज़ाइनिंग करता हो, जिसमें मंथन की ज़रूरत हो, उस बच्चे को अगर आप नॉर्थ ईस्ट में बैठाएंगे तो वो क्लियर रहेगा, फोकस रहेगा, पढ़ाई अच्छे से कर पाएगा। दिस इज़ द कोर पर्पज़ कि प्रॉब्लम क्या है, कंसर्न क्या है, क्लाइंट क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग उसकी प्लेसमेंट करनी है। कब हो जाती हैं दिशाएं इनबैलेंसेस, क्यों उनमें रिजल्ट आने बंद हो जाते हैं? वाटर एलिमेंट इसका मेन एलिमेंट है और इसके विरोधी तत्व भी है। हर एलिमेंट एक दूसरे को क्रिएट करता है तो उसका विरोध भी करता है, वरना संसार में तो पानी बढ़ता ही चला जाएगा अगर वो एवोपरेट नहीं हो तो जल को सुखाने वाला कौन? फायर। फायर रिड्यूस अपोजिंग द वाटर। और जल को कौन बांधता है? अर्थ। उसे दिशा देता है, अर्थ बांध देता है जल को। तो जब भी अर्थ एलिमेंट या फायर एलिमेंट नॉर्थ ईस्ट में आएंगे तो वो दिशा डिस्टर्ब होगी ही होगी, 100% है, इफ एंड बट नहीं, किंतु परंतु नहीं है इसमें। कैसे आ जाते हैं ये एलिमेंट? नॉर्थ ईस्ट में आपने किचन बना दी, किचन इज फायर। नॉर्थ ईस्ट में लाल रंग कर दिया आपने, मंदिर तो बड़ा खूबसूरत सजाया, लाल बल्ब लगा दिया, रेड लाइट्स लगा दी उसके अंदर, लाल रंग के पर्दे लगा दिए, लाल कलर कर दिया, या कोई भी फायर के ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे रख दिए, तो क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट में फायर आ गई। जैसे ही फायर आएगी तो क्या होगा? क्या होगा? एग्रेशन इन माइंड, दिमाग में गर्मी बढ़ा देता है।
बिना सोचे समझे फैसले, क्लैरिटी गायब। ऐसा सही है मामला, बदलता नहीं। करना क्या है, चीज़ों को रिलोकेट। इफ़ नॉट पॉसिबल, भाई किचन मेरी नॉर्थ ईस्ट में मैं नहीं हटा सकता, क्या करेंगे? विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, आपको डिसाइड करना है कि ज़िंदगी या घर। यू हैव टू शिफ्ट द हाउस। कोई इसका उपचार नहीं नॉर्थ ईस्ट। सेकेंडली, फिजिकली तौर पे क्या इफेक्ट्स आते हैं? नॉर्थ ईस्ट में अगर फायर होगी तो आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स की ग्रोथ है वो इरेगुलेट होना शुरू हो जाएंगी, विच इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैंसर। कैंसर इज नथिंग बट irregular growth of the cells in a particular part of the body. लाइलाज बीमारियां किसी न किसी सदस्य को लग जाती हैं। दूसरा एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, यानी कि येलो कलर अगर आपने वहाँ कर दिया, कोई हैवी स्टोरेज आपने वहाँ पे रख दी है किसी भी तरीके से, तो क्या होगा? स्टोर का मतलब ब्लॉकेज, माइंड विल ब्लॉक। सूझेगा नहीं कि करना क्या है, क्लाउडीनेस। और एक्सपेरिमेंट करना हो तो घर में 10 दिन रख के देख लीजिए। भाई सच की कसौटी पे परखना है ना हर चीज को, तो 10 दिन घर में कोई 300-400 किलो वजन नॉर्थ ईस्ट मिला के रख दीजिए। ओवरहेड वाटर टैंक है नॉर्थ ईस्ट पे, दिस इज अगेन स्टोरेज। फिजिकली तौर पर क्या बीमारियां आती हैं? ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज, न्यूरोसाइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस इज मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरहेड टैंक्स या स्टोरेज इन नॉर्थ ईस्ट। उसके बिना संभव नहीं। बहुत ही सेंसिटिव दिशा है, विशेष ध्यान रखना चाहिए घर में नॉर्थ ईस्ट में। जैसे ही बैलेंस करेंगे, फिर से एनर्जाइज, फिर से चार्ज, फिर से मोटिवेशन, फिर वही लगन, लग जाएंगे काम पे। जैसे ही अपने घर में नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस किया, तो अब क्या करना है? खुद को तो पता चल गया क्या करना है, अब जुड़ना है लोगों से। रिलेशनशिप, किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप हो, खुद के साथ में, पेरेंट्स के साथ में, हस्बैंड वाइफ के साथ में हो, बच्चों के साथ में हो, फैमिली के किसी भी सदस्य के साथ में रिलेशनशिप, या इस बाहर में कस्टमर के साथ, क्लाइंट के साथ, जिस किसी से भी आप इंटरेक्ट करते हैं, वो रिलेशनशिप कैसे होंगे, किस स्किल के ऊपर होंगे, कैसा उनका लेवल होगा? कौन बता रहा है? आपके घर का साउथ वेस्ट। आपका घर कोई और नहीं, आप ही का अक्स है, आपका ही आईना है। इसलिए एक सफल वास्तु कंसल्टेंट नक्शा देख के बता देता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रूल्स तो वही है, शाश्वत। ब्रेन हैमरेज, माइग्रेन, नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब हुए बिना हो ही नहीं सकता। बहुत सारे तल हैं, लेवल हैं चीज़ों को ऑब्जर्व करने के। मैं एक बेसिक ओवरव्यू तो आपको दे रहा हूँ। साउथ वेस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी। जीवन में किसी भी कॉन्टेस्ट में आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो साउथ वेस्ट को ठीक करना ही पड़ेगा। इसका अपना एलिमेंट होता है अर्थ एलिमेंट, यानी कि येलो कलर। जैसे ही साउथ वेस्ट में आप येलो कलर को इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या महसूस करेंगे कि परिवार के अंदर बड़ा शांति है, हार्मनी है, रिलेशनशिप बड़े अच्छे हर किसी के साथ। अपना एलिमेंट जिस दिशा का होता है, अगर वहाँ पर आ जाए तो बड़ी मजबूती होती है उसको। अपने घर में तो सब शेर, ऐसे ही इसका। साउथ वेस्ट में क्या क्या लगा सकते हैं आप, क्या होना चाहिए, क्या डेकोर हो? कोई भी ऐसा डेकोर करें जिसमें येलो या गोल्डन शेड्स हों। क्रीम कलर के कर्टन्स लगा सकते हैं अगर वहाँ पे कोई विंडोज़ है तो। येलो या गोल्डन डेकोर्स, येलो ऑब्जेक्ट्स, साउथ वेस्ट मजबूती। क्या रख सकते हैं? अपनी हैप्पी मूड के अंदर एक परिवार की फ़ोटो अगर आप वहाँ लगाएंगे तो हार्मनी बनेगी। गोल्डन फ्रेम में लगा दें उसे। परिवार की तो दिशा है, साउथ वेस्ट में परिवार की फ़ोटो लगाइए बड़े अच्छे मूड के अंदर।
फ्रेम गोल्डन एलिमेंट भी डाल दिया हमने वहाँ पर। तो गोल्डन अर्थ क्या करेगा? ब्लॉक करेगा, बाइंड करेगा रिलेशनशिप को। और क्या कर सकते हैं आप? एंसेस्टर की डायरेक्शंस भी है, अपने पितरों की फ़ोटो साउथ वेस्ट में लगानी चाहिए। जो कोई भी आप काम करते हैं उस काम में कोई ना कोई स्किल तो होगी, कोई टूल तो यूज़ करते होंगे, कोई पेन यूज़ करते होंगे, कोई किताब यूज़ करते होंगे, कोई टूल्स यूज़ करते होंगे। उन टूल्स को आप साउथ वेस्ट में रखें, जिससे क्या होगा? आपको अपने काम में स्किल, मजबूती होगी। लोग कहेंगे कि ये काम कराना है तो इसी से कराना है और किसी से नहीं, क्योंकि आपकी उसमें दक्षता है, स्किल है। पुराने ज़माने के अंदर राजा महाराजा महलों के अंदर यहाँ पर शस्त्र रखने का रूम बनाते थे, क्योंकि उनके औजार क्या थे? शस्त्र। लड़कर ही रूल करना है। शास्त्रागार साउथ वेस्ट में बनाया जाता था। जो आदमी अपने हाथ से काम करता था वो साउथ वेस्ट में बैठ के काम करता था, क्योंकि उसको अपने स्किल से काम लेना है, स्किल से पैसा कमाना है। आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसा नहीं है। कोई सेल कर रहा है, कोई मार्केटिंग में है, कोई किसी फील्ड में है, तो जिसकी जो स्किल है उस स्किल के अनुसार अगर उसको दिशा दी जाए तो वो एक्सेल कर जाएगा। क्या नहीं होना चाहिए यहाँ साउथ वेस्ट में, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसका खुद का एलिमेंट है येलो, अर्थ एलिमेंट, और अपोज कौन करेगा इसको? वाटर, फायर और एयर। ये तीन विरोधी तत्व हैं। साउथ वेस्ट में जब भी आएंगे तो साउथ वेस्ट डिस्टर्ब होगा ही। कैसे? साउथ वेस्ट में वाटर एलिमेंट आ गया, कोई वाटर बॉडीज आ गई, आप कर देंगे। एक अनाउंसमेंट है, कोई गाड़ी नंबर 3173 3881 और 6330, जिस किसी की भी हो एक बार साइड में पार्क कर दें। होगा ही, इफ एंड बट नहीं। डिस्ट्रक्शन हुई या मज़ा आ रहा है? आर यू एंजॉइंग और नॉट? कुछ लग रहा है कि रिलेवेंट मिल रहा है या कुछ ऐसे ही कह रहा हूँ? फैक्ट्स है, मानो या ना मानो। 12,000 साल से मानव सभ्यता का मार्गदर्शन करती आई हैं। आज कैसे बदलेंगे ये नियम? डॉक्यूमेंटेड है, प्रूवन है, एक नहीं लाखों के स्टडीज। मैं जिस टीम का हिस्सा हूं वो टीम राम मंदिर का वास्तु करती है, अयोध्या। कुछ तो बात होगी, ऐसे कौन किसी को बुलाता है? जरूरत है सही अप्रोच की, मानसिकता की। साउथ वेस्ट में 3 कलर कौन कौन से बताए मैंने? वाटर, एयर एंड फायर। जब भी ये 3 रंग आएंगे तो साउथ वेस्ट समझो गया। जैसे ही वाटर आएगा साउथ वेस्ट में, रिलेशनशिप की दिशा है। वाटर एलिमेंट आ गया यानी कि इमोशन, भावुकता, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी रिलेशनशिप में। भाई जी मैं तो सारा दिन अपने परिवार के लिए करूं पर मेरा कोई दिखता ही नहीं, इसी का यही रोना। सारा दिन खटनी करूं मन्ना कोई देखा ही कौन। ओवर एक्सपेक्टेशन इन रिलेशनशिप। बोलेगी पत्नी, बोलेगी पति ध्यान नहीं देते, इमोशनली ब्लैकमेल। क्यों? क्योंकि साउथ वेस्ट में वाटर है। दूसरा, साउथ वेस्ट में फायर आएगी तो अब तो आप लोग भी सीख गए हैं, फायर क्या देती है? एग्रेशन। जैसे ही फायर आएगी रिलेशनशिप में तलखी। हर रिलेशन को आप पैसे की कसौटी पे कसोगे। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। प्रॉपर्टी के पीछे डिस्प्यूट्स, पैसे के लिए लड़ाई, भाई भाई से लड़ रहा है, पेरेंट्स से लड़ रहा है। क्यों? क्योंकि साउथ वेस्ट में फायर है। पार्टनरशिप में टूट जाती है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप खराब होना शुरू हो जाते हैं। ये मुझे पैसा नहीं देते खर्चा करने के लिए, कैसे चलाऊं घर का खर्चा? पैसा। एयर एलिमेंट आएगा तो क्या करेगा? हवा।
साउथ वेस्ट में जैसे ही एयर एलिमेंट आएगी, एयर क्या करती है? ड्राई कर देती है, सुखाती है, रूखापन आ जाएगा रिश्तों में, ध्यान देना बंद, धीरे धीरे कटे कटे से रहेंगे, बातचीत बंद, और अल्टीमेटली दूरियां रिश्तों को सुखाती है। फिजिकली क्या इफेक्ट्स आते हैं? जैसे ही एयर आएगी तो साउथ वेस्ट का जो बॉडी का ऑर्गन्स रिप्रेजेंट करता है वो है हार्ट। बिना किसी कारण से अचानक से आपके या किसी के भी घर में हार्ट की वेन्स में ब्लॉकेज या वैक्यूम बनने से चेस्ट पेन, सिर्फ वैक्यूम ही हुआ है, ब्लड की सप्लाई रुकी है, बीमारी कुछ नहीं है। जब डॉक्टर के पास जाएगा तो ना कोलेस्ट्रॉल निकलेगा, ना बीपी, ना कुछ और, सारे पैरामीटर्स नॉर्मल, फिर भी चेस्ट में पेन। मैं भी इसी चीज़ से निकला हूँ। मेरे घर में भी साउथ वेस्ट में एयर एलिमेंट था। वहाँ से मेरी जिज्ञासा शुरू हुई इन सनातन विद्याओं की तरफ। 7 साल साउथ वेस्ट से एयर हटाई, आप लोगों के सामने एकदम हेल्दी, कुछ फायर आने से क्या होगा कि बॉडी के अंदर पित्त बढ़ना शुरू हो जाता है, एसिडिटी, और जैसे ही वाटर आएगा तो हार्ट के एरिया के अंदर वाटर रिटेन होना शुरू हो जाता है, फिर सांस लेने में दिक्कत। मैं ये नहीं कहता कि वास्तु पर कर भर देने से वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा, पर उसको एक सही दिशा मिलेगी, सही डॉक्टर के पास जाएगा, सही अप्रोच मिलेगी, सही टाइम पर इलाज हो जाएगा। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ही तो देता है, कर्म तो करना ही पड़ेगा, डॉक्टर की दवाई तो लेनी ही पड़ेगी, पर एक सपोर्टिंग एनवायरनमेंट है। कहीं से आप इलाज करा रहे हैं पर दवाई नहीं लग रही है, ट्रीटमेंट सही नहीं मिल रहा है। प्लीज़, आप कुछ कह रहे थे? एयर एलिमेंट से कि कोई हरा रंग आपने प्लांट्स रख दिए वहाँ पे, वो भी एयर एलिमेंट है। ग्रीन कलर के कर्टन्स रख दिया है, किसी भी रूप में हरा रंग वहाँ पर आ गया तो साउथ वेस्ट में हवा, एयर एलिमेंट। इसी प्रकार से ये 16 की 16 दिशाएं अपने अपने गुण धर्मों से बंधी हुई हैं और उन एलिमेंटों से बंधी हुई हैं। हर एलिमेंट का अपना एक इमोशन। नॉर्थ ईस्ट के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद में अगली दिशा नॉर्थ ईस्ट, हेल्थ और इम्यूनिटी। इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है, बार बार दवाई खाते हैं, ठीक नहीं हो रहे, जुकाम खांसी लगी हुई है, कुछ भी छोटा सा हुआ अचानक से बीमार हो गए, इम्यूनिटी वीक है बॉडी, शरीर में। हाँ जी, आप अपने क्वेश्चंस को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग नोट कर लें ताकि एक बार फ्लो बना रहे, फ्लो ना टूटे, फिर हम लोग सभी क्वेश्चंस को एक साथ लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट में इम्यूनिटी का जोन। अगला जोन है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, जो कि फन का जोन, रिक्रिएशन, क्रिएटिविटी का जोन, दोस्तों के साथ में मिलने जुलने का, जो कुछ भी आपको पसंद है उसकी लाइकिंग को बताता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट जोन ईस्ट, सोशल कनेक्टिविटी। ईस्ट साउथ ईस्ट, चर्निंग एंड एंजाइटी। साउथ ईस्ट, कैश फ्लो, व्यापारी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन। माल तो बेच दियो, पैसा को नहीं आया, या डिले। पेमेंट डिले कब होगी, पेमेंट कब रुकेगी? जब साउथ ईस्ट में वाटर बॉडीज है, नीला काला रंग है या फ्लोर डाउन है, उसका कुछ तो होगा। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट आपको पावर देती है, कॉन्फिडेंस देती है, शरीर में एनर्जी। साउथ आपको फेम देता है, रिकॉग्निशन देता है। साउथ वेस्ट इज द आइडियल डायरेक्शन फॉर द एक्टिविटी ऑफ टॉयलेट, डिस्पोजल की डायरेक्शन। साउथ वेस्ट फैमिली की, वेस्ट साउथ वेस्ट इज डायरेक्शन फॉर सेविंग। जीवन में जो कुछ भी आप बचाना चाहते हैं, जो कुछ कमाया उसको बचाया, बच्चों ने पढ़ाई की वो रिटेन हो जाए। बच्चे पढ़ते नहीं, मन नहीं लगता, मन कैसे लगेगा? वेस्ट साउथ वेस्ट में खेलने का सामान पड़ा है, कैसे लगेगा मन? जो कुछ होगा वेस्ट साउथ वेस्ट में, बच्चा वही तो कर रहा होगा।
दोस्तों के साथ रहता है तो दोस्तों की फ़ोटो लगी होगी। इस प्रकार से क्लाइंट कहना क्या चाहता है उसके अकॉर्डिंग। अगली डायरेक्शन वेस्ट, पूरे दिन काम करके क्या कमाया, बैलेंस शीट दिखाओ भाई, वेस्ट बताएगा। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डिप्रेशन की, लो मूड्स, पुराने ज़माने में जितने भी कोप भवन होते थे वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में जाके रानियां वहाँ पर होती थी। नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट का जोन, जीवन में जब भी सपोर्ट की जरूरत हो और राइट टाइम पे सपोर्ट मिल जाए तो नॉर्थ वेस्ट आपके घर में बैलेंस। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन फॉर हस्बैंड एंड वाइफ। अगेन अट्रैक्शन, आकर्षण बना रहता है एक दूसरे के प्रति। आप जो कोई भी काम करते हैं, जो कोई भी सर्विस या जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, उस प्रोडक्ट में कितना आकर्षण है, क्यों खरीदे आपसे वो प्रोडक्ट। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। इस प्रकार से सभी की सभी दिशाएं अपने अपने जीवन के कोई ना कोई कॉन्टेस्ट से जुड़ी हुई हैं। इस 16 कॉन्टेस्ट से बाहर व्यक्ति की कोई समस्या नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं जो कृष्ण जी की इन 16 कलाओं से बाहर हो। इनके अपने अपने एलिमेंट्स, अपने अपने इफेक्ट्स। नेक्स्ट, सब कुछ हो गया, नक्शा भी बन गया, क्लाइंट के कंसर्न्स भी नोट कर लिए। अब वास्तु करना कैसे करेंगे? 4 स्टेप्स हैं मेथोलॉजी के, ये फिक्स्ड हैं। इन प्रोसेस को अगर आप फॉलो करोगे तो क्या कहते हैं भगवान, कर्म की सिद्धि होगी। क्लाइंट क्या कह रहा है? 16 दिशाएं मैंने अभी बात करी। इन 16 दिशाओं में 32 प्रकार की एंट्रेंसेस, हर एक मेजर दिशा में 8 प्रकार की एंट्रेंसेस होती है, टोटल 32। इनमें से जो 9 एंट्रेंसेस हैं बड़ी प्रॉस्पेरिटी देती है, पैसा भी लाती है, प्रॉस्पेरस देती है, बड़ी पॉजिटिव एंट्रेंस। और 7 से 8 एंट्रेंस जो न्यूट्रल है, और बाकी एंट्रेंस के नेगेटिव इफेक्ट्स बार बार देखे गए हैं। तो ये जरूरी नहीं कि मेरा घर साउथ में है तो खराब है, या वेस्ट फेसिंग है तो खराब है, उत्तर दिशाई का घर लेना है मुझे, ऐसा कुछ नहीं। आपके घर की मेन एंट्रेंस किस पॉइंट पे आ रही है वो बताएगा कि आपका क्या बैंक बैलेंस है। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना। 32 प्रकार के एंट्रेंस। क्लाइंट कह रहा है कि मेरे यहाँ बार बार चोरी होती है। ध्यान से सुनिएगा उसकी बात को। वो कहता है कि बार बार चोरी हो रही है, कभी कोई स्पार्किंग हो जाती है, कभी कोई सामान खराब हो जाता है, लीकेजेस हो रही हैं। तो मैं उसके घर का नक्शा देखे बिना क्या कहूँगा कि आपके घर की एंट्रेंस साउथ ईस्ट में है, अन्यथा चोरी कैसे होगी? हो ही नहीं सकती। फिक्स इफेक्ट्स, 32 प्रकार के उसके इफेक्ट्स हैं। क्या कहना चाहता है वो कंसर्न किस लेवल पे जाके मैच होगा, बस उतना सा ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे ही उस सेंटेंस को बैलेंस करेंगे, ट्रीटमेंट देंगे, तो वो इफेक्ट्स खत्म हो जाएंगे। वास्तु हो गया, इतना सा था करना। वास्तु के नाम पे कोई तोड़फोड़, कोई डेमोलेशन की जरूरत नहीं। वहाँ भी अगर कंसर्न मैच नहीं होते तो अगला स्टेप है ऑडिट ऑफ दिशा स्ट्रेंथ। आपके घर में क्या कोई दिशा घट गई है या कोई बढ़ गई है, उसके इफेक्ट्स भी आते हैं। नॉर्थ ईस्ट घट गया है मेरे घर में, किसी के घर में, तो क्या होगा? क्या उसका फिक्स इफेक्ट था? क्लैरिटी ऑफ माइंड। नॉर्थ ईस्ट घट गया है, कट गया है, तो क्लैरिटी ऑफ माइंड, उसको पता ही नहीं है व्हाट इज क्लैरिटी ऑफ माइंड, सोचेगा ही नहीं उस तरफ। और बढ़ जाने से ओवर कॉन्फिडेंस, मानने शपथ है, सब कुछ मुझे पता है, आपको क्या पता, ओवर कॉन्फिडेंस इन थॉट्स, ये फैक्ट्स। हर दिशा के साउथ वेस्ट घट गया है, रिलेशनशिप की तरफ ध्यान नहीं है, बढ़ गया है तो एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। इस प्रकार से हर एक दिशा घटी हुई है, बड़ी हुई है, क्या उसके इफेक्ट्स के कारण वो कंसर्न्स हैं। उन दिशाओं को संतुलन करेंगे। छोटे छोटे वास्तु के उपचार हैं, उन उपचारों के माध्यम से
एकदम 100% सटीक रिजल्ट लिए जा सकते हैं। रोज़ ले रहे हैं हम तो। अगला स्टेप क्या है? इन्फ्लुएंस ऑफ पंचतत्व। किस दिशा के अंदर क्या एक्टिविटी है, टॉयलेट कहाँ बनी है, बेडरूम्स कहाँ पर हैं, किचन कहाँ पर है, टॉयलेट्स और बाकी एक्टिविटीज़ कहाँ हो रही है, क्या उनके कारण कोई कॉन्फ्लिक्ट्स है, कोई डेकोर का सामान आपने कोई फाउंटेन ला के साउथ ईस्ट में रख दिया, क्या उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम है, कोई यूटिलिटीज़ पड़ी है जैसे नॉर्थ ईस्ट में अगर वॉशिंग मशीन आप रख देंगे तो क्या होगा? क्या करती है वॉशिंग मशीन? चर्निंग, धुलाई। तो क्या हो जाएगा? दिमाग में हमेशा लस्सी बनी रहेगी, घूमता रहेगा दिमाग, ओवर थॉट्स। तो इस प्रकार से कौन सी दिशा में क्या ऑब्जेक्ट्स पड़े, क्या यूटिलिटीज़ है, क्या एक्टिविटीज़ है, इन सभी तलों के ऊपर देखना चाहिए। और उसके बाद भी लेवल्स हैं, उस भवन की एनर्जी कोई डिस्टर्ब तो नहीं हुई। हर एक लेवल पर लेवल वाइज काम करना है, जल्दीबाजी नहीं। फॉलो करो तो पूरा, वरना ना। कि 4 चीज बताई, 2 कर ली, 2 नहीं करी। मानो तो ईश्वर, ना मानो तो पत्थर। फॉलो करो तो पूरा करो। देखिए चौथा स्टेप क्या है? प्रोग्रामिंग। भाई सब कुछ पता कर लिया, कैसे क्या दोष है, अब उसको ठीक करना है, प्रोग्रामिंग करनी है, उसको स्टेप बाय स्टेप लेवल वाइज रेमेडी देनी है। जब किसी भी कंसल्टेंट के साथ में आप जुड़ते हैं तो संबंध जीवन भर का हो जाता है। क्या आप सीए बदलते हैं बार बार? नहीं बदलते। जिस भी कंसल्टेंट के साथ में जुड़ते हैं तो जीवन भर का संबंध, रातों रात कुछ नहीं होता। पेशेंस। नेक्स्ट स्लाइड। फिर से भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि 3 ही कारण हैं जिंदगी के अंदर किसी मनुष्य के जीवन में पीड़ा के। अगर उसको कोई तकलीफ है तो 3 रीजन से ही है, चौथा कोई कारण नहीं। पहला कारण उसके अपने द्वारा बनाई हुई सोच और एक्टिविटी से, उसकी मानसिकता कैसी है। 90% प्रॉब्लम की जड़ व्यक्ति खुद है। जैसे ही आप अपने घर में नॉर्थ ईस्ट को क्लियर करेंगे और कुछ समय अपने लिए निकालेंगे, 24 घंटे में सिर्फ 5%, 1 घंटा, 1 घंटा हर एक व्यक्ति को स्वयं के लिए निकालना चाहिए। पैटर्न्स तो ठीक करने हैं ना सबकॉन्शियस माइंड के। नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस करने के बाद 1 घंटा में 20-20 मिनट के 3 स्लैब बनाए। 20 मिनट मैंने शरीर के लिए दिया, 20 मिनट मैंने माइंड के लिए दिया और 20 मिनट मैंने अपनी अंतरात्मा के लिए दिए। शरीर के लिए क्या कर सकता हूँ? कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, वॉक करना चाहें, जिम जाना चाहें, जो भी एक्सरसाइज करें, 20 मिनट नियमबद्ध तरीके से डिसिप्लिन होकर करें। अगला 20 मिनट आत्मा के लिए, अपने आप के लिए, अंतर्मन के लिए ध्यान, मेडिटेशन। नहीं मन लगता तो एकांत कोने में जाके बैठ जाइए, जो भी दिमाग में विचार आ रहे हैं बस उन विचारों को ऑब्जर्व कीजिए, देखते रहिए क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। धीरे धीरे स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। अगला 20 मिनट माइंड के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंटली हैंड राइटिंग, मतलब लिखना और पढ़ना। हैंड राइटिंग के बारे में बहुत ही ब्यूटीफुल इंसाइट्स मिलने वाले हैं हमारे नेक्स्ट स्पीकर से कि कैसे एक छोटे से कर्व को चेंज करके अब अपने सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। अल्टीमेटली सारा ज्ञान ले जा तो वही रहा है। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं पर पहुंचना तो एक ही जगह है। ये 3 स्लैब में अगर अपने आप को बांटेंगे तो आप अपने लिए डिसिप्लिन हो पाएंगे। और दूसरा कारण क्या बताते हैं भगवान कि एनवायरनमेंट, भौतिक एनवायरनमेंट के द्वारा आई हुई पीड़ा जिसे हम वास्तु के माध्यम से दूर कर सकते हैं जिस भी स्पेस में आप रहते हैं। दूसरा कारण। और तीसरा कारण है कॉस्मोस। भगवान की भी तो कुछ इच्छा होगी या सब कुछ आप ही करोगे? ईश्वरीय इच्छा। अपना कर्म करने के बाद में सब कुछ ईश्वर के हाथ में छोड़ देना चाहिए। जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय आकाश में उस आकाश के अंदर क्या जोडिक बेल्ट के ऊपर क्या कौन सी राशि के अंदर कौन सा प्लेनेट था,
उनका आपस के अंदर क्या समीकरण था, प्लेनेट में आपस में क्या समीकरण थे, राशि का आपस में क्या समीकरण था, वो बताएगा कि व्हाट क्वालिटी ऑफ लाइफ यू आर गोइंग टू लीड। क्या जो क्लाइंट बात कह रहा है क्या कॉस्मोस के कारण तो नहीं? भाई घर भी संतुलित कर लिया, क्लाइंट भी व्यवस्थित हो गया, पर फिर भी दिक्कत है। यहां पर एस्ट्रो का फ्लेवर आता है। आप देखेंगे कि ये 12 खाने कुंडली के बने हुए हैं। हर खाने में किसी न किसी, हर खाने में कोई ना कोई राशि होती है और हर राशि की एक दिशा, हर राशि की एक दिशा फिक्स है। क्लाइंट की प्रकृति क्या है, क्या काम करता है। 10वां खाना जो जो ये 10th बॉक्स है, ये बताएगा कि व्यक्ति को किस कर्म क्षेत्र में काम करने से सफलता मिलेगी। क्या वो सही लाइन में काम कर रहा है, उसकी एक दिशा है, उस दिशा में बैठ के काम करेगा तो वो जल्दी सक्सेस मिलेगा। क्या कोई मतभेद के कारण कोई प्रॉब्लम है तो उन मतभेदों को भी दूर किया जाता है आपके घर के अंदर उस सॉल्यूशंस को अप्लाई करके। बाकी हरी इच्छा। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप, लेवल वाइज लेवल काम करके रिजल्ट लिए जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हाउ टू आइडेंटिफाई फेसिंग, डायरेक्शन और जोन इन योर हाउस। आज एक प्रैक्टिकल सेशन हम लोग करेंगे कि एटलीस्ट ये तो पता हो कि हमारे घर के अंदर फेसिंग क्या है घर की, कि कौन सी डायरेक्शंस को कैसे पहचाने हैं। मैंने आपको बता दिया कि नॉर्थ ईस्ट में ये सब नहीं होना चाहिए, पर आपको कैसे पता चले। एक प्रैक्टिकल सेशन आज हम लोग सीखेंगे यहाँ पर। और आज के लिए आपकी असाइनमेंट है, सब लोग अपने अपने घर में जाकर इस असाइनमेंट को दोहराएंगे, रिपीट करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे एटलीस्ट 2 दिशाओं को, कि नॉर्थ ईस्ट में क्या है और साउथ वेस्ट में क्या है। लिखिए, ऑब्जर्व कीजिए और रिलेट कीजिए जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं उनके आधार पर। कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी रिलेट कीजिए। सभी लोग अपने अपने मोबाइल निकालेंगे। मोबाइल में कंपास ऐप सबके होगी, जिनके नहीं है वो डाउनलोड कर लें। दिशाओं की बात हो रही है तो एटलीस्ट दिशा तो निकालना सीखें। कैसे? सभी के मोबाइल में कंपास ऐप है? खड़े हो जाएंगे। अब किसी भी बिल्डिंग की सबसे पहले फेसिंग पता करने की, फेसिंग क्या है, तो जिस दिशा में मेन एंट्रेंस है या अप्रोचिंग रोड है वो आपके घर की फेसिंग है। रिपीट करूं, फेसिंग कैसे जाने। मैं मेरे घर के अंदर खड़ा हूं और रोड की तरफ, जिस सड़क से मैं घर में प्रवेश करता हूं उस सड़क की तरफ फेस करके खड़ा हो गया, तो जो सामने की जो दिशा है वो दिशा है आपके घर की फेसिंग। उदाहरण के तौर पर हम लोग इसको एक यूनिट मान लेते हैं। कहाँ से प्रवेश किया? वहाँ से, तो सब लोग गेट की तरफ फेस करके खड़े हो जाए। फेसिंग आपका जो चेहरा है वो गेट की वाली दीवार पर हो। जरूरी नहीं है कि गेट को ही आप देख रहे हैं, गेट वाली जो दीवार है वो रेफरेंस वॉल लेते हुए उस दीवार को फेसिंग करेंगे और अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट, नो बेंडिंग अलाउड, बिल्कुल सीधा रखेंगे और जस्ट स्टैंड करेंगे परपेंडिकुलर टू द वॉल। कोल्डनेस दीजिएगा। हेलो, ठीक है। तो जहाँ से भी आपके घर की एंट्रेंस है वो आपके घर की फेसिंग, एंट्रेंस वाली वॉल को मैंने एक रेफरेंस वॉल मान लिया। ये वॉल रेफरेंस वॉल है, जस्ट बाहर अप्रोच है जिस रोड से मैं अंदर आ रहा हूँ। ये वॉल है, मैं किन बातों का ध्यान रखना है कि हाथ के अंदर इलेक्ट्रिक डिवाइस ना हो, कोई मेटल के ऑब्जेक्ट्स ना हो, क्योंकि वो अल्टीमेटली
इफेक्ट करेंगे आपके ट्रीज को। किसी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के पास में आप ना खड़े हों, ना खड़े हों, हाथ में कोई मेटल का ना, आवाज कट रही है शायद, मोबाइल को लेंगे, कैलिब्रेट करने के बाद में पर्टिकुलर आप खड़ा होंगे और अपनी बॉडी को जस्ट 90 डिग्री के ऊपर अपना हाथ रखेंगे ऐसे। चेक द पोजीशन ऑफ माय हैंड, हाथ को कैसे रखना है, ये पूरा मोबाइल परपेंडिकुलर टू द वॉल है। डिग्री नोट करेंगे, हेलो, नोट करेंगे कि क्या डिग्री आ रही है। क्या सभी के यहाँ सामने साउथ वेस्ट आ रहा है? 230 डिग्री मेरे मोबाइल में दिखा रहा है, आप लोगों के मोबाइल में ऑलमोस्ट सेम है। अब क्या करना है, उसी बॉल को रेफरेंस लेते हुए 3 से 4 फुट लेफ्ट या राइट हो जाएंगे और वहां पर डिग्री को नोट करेंगे। 3-4 जगह से डिग्री को नोट करेंगे, रेफरेंस बॉल सेम रहेगी, वो नहीं बदलेगी। 3-4 जगह से आपकी बॉडी की पोजीशन नहीं बदलेगी, बॉडी ट्विस्ट नहीं होगी, परपेंडिकुलर टू द वॉल रहेंगे, हैंड बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर रहेगा। 3-4 जगह से जैसे ही आप डिग्री लेंगे तो जो सबसे कॉमन डिग्री आ रही है वही आपके घर की डिग्री है। मोबाइल वही आपके घर की डिग्री है और जो सामने लिखा रहा है वो फेसिंग। इस प्रकार से डिग्री ली, उस डिग्री का क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। उस डिग्री का स्क्रीनशॉट ले लिया, वो डिग्री फिक्स हो गई वहां पर। सभी लोग सेटल हो जाएंगे, प्लीज बैठ जाइए। बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिकल किया आप लोगों ने, मस्त। तो उस डिग्री का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब अपने घर के सेंटर, अप्रॉक्सीमेटली जो भी आपके घर का सेंटर है वहाँ पे जाके आप खड़े हो जाइए। अप्रॉक्सीमेटली आपको आइडिया होगा कि भाई ये घर का मिड पॉइंट है। वहाँ पे जब आपके खड़े होंगे, रेफरेंस वॉल नहीं बदलेगी, वो सेम रहेगी। रेफरेंस वॉल सेम रहेगी, घर के सेंटर में आके खड़े हुए। एक बार थोड़ा पीछे करेंगे स्लाइड को, वो नहीं बदलेगी। और बैक करें, एक बार और, बस। घर के सेंटर में जाके खड़े हुए और वहां से देखा नॉर्थ ईस्ट दिशा अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ योर कंपास। ये साउथ वेस्ट है तो ये नॉर्थ ईस्ट है। अब घर के सेंटर से लेकर एंड पॉइंट तक आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या क्या है। एक कोना नहीं है, पूरा का पूरा ये जो पिज्जा का स्लाइस है वो एक दिशा है। घर के सेंटर से लेके कोने तक जब आप देखेंगे तो ऑब्जर्व करना है आप लोगों को अपने अपने घर में कि क्या क्या है। इसी प्रकार से साउथ वेस्ट को देखना है। इन दो दिशाओं को एटलीस्ट आप जरूर जाके चेक करें। आगे चलेंगे। कोई यहां तक किसी का कोई प्रश्न? भाई प्रश्न नहीं पूछेंगे तो मुझे लगेगा कि समझ में नहीं आया। 1 मिनट माइक दे दीजिएगा ताकि सभी लोगों को क्लियर हो सकता है कि काफ़ी क्वेश्चंस कॉमन होंगे। हाँ जी, हाँ जी सर, आपने जैसे कहा कि हैवी वेट रख दीजिए, हैवी वेट अंदाज कितना? एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं आप? नहीं, अराउंड 50 kg, 100 नॉर्थ kg। ईस्ट में कम से कम 250-300 किलो। अच्छा, अगर 50 या 100 किलो तो उसको हम हैवी वेट। डिपेंड करेगा कि वो दिशा कितनी बड़ी है। अच्छा, भाई दिशा ही बहुत छोटी है तो 50 किलो भी इफेक्ट करेगा। ठीक है। और सर सेकंड एक क्वेश्चन ये है कि जैसे एक्सटेंडेड या आपने बोला वो कटा हुआ हो, जैसे फर्स्ट फ्लोर यूजुअली जो पहले कंस्ट्रक्शन होती थी तो उसमें एक पार्ट तो कटा हुआ होता था, वो जो नीचे वरंडा दिया जाता था, तो उसको हम कटा हुआ मानेंगे? कटा हुआ मानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्रिड। जब तक ये ग्रिड नहीं होगी तब तक नहीं पता चलेगा कि कौन सी दिशा घटी है, कौन सी दिशा बढ़ी है।
नहीं वो मैं समझ गई, चाहे घटी हो चाहे कटी हो, पर अगर फर्स्ट फ्लोर में तो कटा हुआ होता ही है। हाँ, वो कटा हुआ माना उसे जाएगा कटा हुआ माना फॉर द फर्स्ट फ्लोर ओनली। एंड फॉर द सेकंड फ्लोर उसमें तो अगर आगे- सेकंड फ्लोर में भी वो सेम एक्सटेंशन जा रही है तो वहाँ भी कटेगा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो। अगला क्वेश्चन इधर से पहले एक बार ख़त्म कर लेते हैं फिर यहाँ से। हाँ जी, पानी। हेलो, हाँ जी मेरा ये सर। क्वेश्चन था कि एक तो प्लॉट का फेस होता है और एक एक ही जिस प्लॉट पे 3-4 फ्लोर बने हुए हैं उसमें उसका एंट्रेंस अलग फेस में होता है। बिल्कुल अलग होता है उसका। इन दोनों के फेस कौन कौन सा होना चाहिए, उसका डिफरेंस बिल्कुल। अगर पूरा का पूरा प्लॉट आपका है, पूरा प्लॉट आपका है, चारों फ्लोर आपके हैं, तो आपको प्लॉट की फेसिंग भी इफ़ेक्ट करेगी और फ्लोर की फेसिंग भी इफ़ेक्ट करेगी। क्योंकि क्या कहते हैं, अधिकार क्षेत्र कितना है आपका, जितना अधिकार क्षेत्र है उतने का ही वास्तु करना है। पूरी बिल्डिंग मेरी है तो प्लॉट की फेसिंग भी और फ्लोर की फेसिंग दोनों इफेक्ट करेगी। अगर सिर्फ एक फ्लोर ही है तो सिर्फ फ्लोर को ही देखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो। मेरा क्वेश्चन वो जो ग्रिड आपने शो किया था उसके रिलेटेड है। जो ग्रिड आप शो कर रहे हैं वो एक्चुअल है या फॉर रेफरेंस पर्पस ओनली है? एक्चुअल ग्रिड है पर रेफरेंस पर्पज के लिए रखी गई है। नहीं, जैसे एक बार आप वो ग्रिड लगाएंगे प्लीज़, मेरा क्वेश्चन उसी में ग्रिड में ही है। बैक कर दीजिए। सर जी। इसमें जैसे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट को डिप्रेशन का आपने कॉर्नर शो किया है, उसी के अंदर जैसे अगर आपने किचन शो किया है तो क्या वो एक्चुअल में माना जाएगा या नहीं, क्या वो है? वास्तु दोष है वहाँ पर। तो उस साइड में किचन हो सकता है या नहीं हो सकती। नहीं हो सकता। ठीक है, वही पूछ। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आपने जैसे कहा था कि फायर नहीं होनी चाहिए नॉर्थ ईस्ट में, ये उस समय क्वेश्चन पूछ रहे थे भाभी कि जैसे हम लोग दिए करते हैं घर में, तो मंदिर में 3-4 दिए करते हैं, तो वो फायर माना जाएगा या वो नहीं मानी जाएगी? पूजा के लिए जब आप दिया जलाते हैं तो किस में जलाते हैं? दिए में, ब्रास के दीपक में या मिट्टी के दीपक में? चांदी का दीपक हो तो? चांदी के दीपक में पूजा नहीं करनी चाहिए। जो ब्रास और जो मिट्टी होती है वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, जो अल्टीमेटली फायर को ब्लॉक कर देती है, इसलिए उसके इफेक्ट्स नहीं आते। चांदी पीतल वगैरह कुछ नहीं? चांदी में और पीतल में कर सकते हैं, चांदी में अवॉइड करें। चांदी का हाँ। और एक चीज़ और पूछनी थी सर, आपने जैसे कहा था ओवरहेड टैंक जो है वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, एंड व्हाट अबाउट अंडरग्राउंड टैंक? अंडरग्राउंड टैंक हो सकता है, ऑन द कॉर्नर ऑफ द नॉर्थ ईस्ट? नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी हो सकता है। अंडरग्राउंड टैंक इज अलाउड, ओवरहेड टैंक इज कंसिडर एज ए स्टोरेज। ओके, थैंक यू। मेरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, जो ये दीपक की बात कर रहे हैं, तो ये जो मिट्टी का अगर हम करते हैं तो अगर वो रेड पेंटेड हो तो क्या वो कोई इफेक्ट नहीं है ऐसा, नहीं। 1 घंटे में वो दीपक बड़ा हो जाता है, परमानेंट चीज़ नहीं है वहाँ पर। नेक्स्ट। हम जो फर्नीचर जो लगाते हैं, जैसे सपोज नॉर्थ ईस्ट है, वो ब्लू कलर आपने बोला कि वाटर एलिमेंट है, अगर हम उस जगह पे जैसे फ्लोरिंग है, आजकल अलग अलग तरह के फ्लोरिंग का ट्रेंड है, तो फ्लोरिंग भी इफेक्ट करती है। बिल्कुल करेगी। मतलब अगर हमने वहाँ पे वुडन कलर की सपोज वाटर एलिमेंट है, वहाँ हम वुडन कलर की फ्लोरिंग लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हैं। लगा सकते हैं। और सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए, फायर और अर्थ। फायर इज रेड कलर के और येलो कलर का डेकोर ना हो, बाकी कुछ भी लगाए। फर्नीचर कोई इफेक्ट नहीं करता। फर्नीचर के कलर से इफेक्ट करेंगे। जैसे वुडन है, दैट इज अर्थ, आप उसको अर्थ से रेजोनेट करोगे किससे? नहीं, वुडन एक जनरल पूरे घर के अंदर वुड ही होता है, वुडन ही होता तो है। ऑल ओवर होता है तो उसके इफेक्ट्स नहीं होते। जैसे वुडन में भी कोई इफेक्टिव नहीं है फिर नॉर्थ ईस्ट या जो हेल्थ वाला नहीं zone है नहीं, basically। ऐसा कुछ नहीं। Thank you। आपका प्रश्न था किसी और का? मंदिर में जो रेड कर्टन्स लगाते हैं रेड कलर के, तो वो भी अवॉइड करनी चाहिए? अवॉइड करनी चाहिए। अच्छा, तो जो माता रानी वगैरह के ड्रेसेज है रेड वगैरह पहनाते हैं, वो सब कुछ अवॉइड होना चाहिए? थोड़ा बहुत रख सकते हैं, मेजरली ना हो। थैंक यू। जी।
एक से हाँ हाँ जी। इसमें साउथ वेस्ट में जैसे येलो कलर है, सपोज वहाँ पे कोई ब्लू सोफ़ा या एंटी कलर सोफ़ाज हो, तो अगर हम उसको कवर कर दे विथ येलो, सो विल इट वर्क? यस डेफिनेटली। थैंक यू। और करना कब है? जब इफ़ेक्ट्स हों। बेटरमेंट के लिए कर सकते हैं, परंतु अगर इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं तो हम सॉल्यूशन को सजेस्ट करते हैं, अदरवाइज़ नहीं। क्योंकि बहुत बार चीज़ें ऑटो बैलेंस हो जाती हैं, प्रकृति भी तो अपना काम करती है, ऑटो बैलेंसिंग। हाँ जी। एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, आजकल जैसे बच्चे फ़ोन्स वगैरह में बहुत लगे हैं, सारे हम लोग भी, तो बच्चों की स्टडी टेबल या स्टडी का कोई आइडियल? ये तो कॉमन प्रॉब्लम है सबके लिए। आइडियली क्या होना चाहिए, जैसे मैंने बताया, वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर अपने बच्चों का पढ़ने का सामान रखेंगे तो उनका जो फोकस होगा वो ज़्यादा मजबूत होगा पढ़ाई की तरफ। वहाँ पे ही रखा हुआ है, फिर भी स्टिल लगता है कि दिशा का बैलेंस किस लेवल पे वो सॉल्यूशन होगा। इसका बैलेंस दूसरा मतलब नेक्स्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में हो। हाँ, खाली ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट कर देने से रिजल्ट नहीं आएंगे जब तक वो दिशा संतुलित ना हो, क्योंकि संतुलन ही आधार है ग्रोथ का। आदमी ठीक होगा, स्वस्थ होगा, तभी तो कुछ कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक चीज़ तो क्लियर है कि किचन साउथ ईस्ट में होनी चाहिए, ठीक है। अगर दूसरी डायरेक्शन में हो या साउथ ईस्ट में हो, स्टोव की डायरेक्शन किस प्लेसमेंट में होनी चाहिए और जो कुकिंग कर रहा है उसका फेस किस डायरेक्शन में होना चाहिए? साउथ ईस्ट में किचन होनी चाहिए, ऐसा किसने बताया? दूसरी डायरेक्शन में हो, स्टोव किस डायरेक्शन में होना चाहिए और जो कुकिंग कर रहा है उसकी फेस किस डायरेक्शन में होना चाहिए? जितनी भी फायर की दिशाएं हैं, साउथ, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट, इन दिशाओं में किचन हो सकती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि वाटर एलिमेंट की दिशाओं के अंदर किचन ना हो, वहां पर अवॉइड करना है। और बाकी अगर और अर्थ एलिमेंट में ना हो और बाकी किसी भी दिशा में किचन है तो बैलेंस करके पॉजिटिव रिजल्ट लिए जा सकते हैं, उन इफेक्ट्स को नलिफाई किया जा सकता है। सर आपने ये एक पेपर दिया है नो योर प्रकृति, इसमें जैसे आपने 3 ही एलिमेंट लिखे, एयर, फायर एंड वाटर। अर्थ एंड स्पेस की प्रकृति नहीं होती? ये आपने अर्थ और स्पेस की ये जो मैंने प्रकृति लिखी है, ये आपकी वो प्रकृति है जो आपने जन्म के समय से धारण की हुई है। मतलब ये 3 आपका में से- शरीर का जो कंपोजिशन है रजस सत्व तमस, वो फायर, एयर, वाटर के रूप में यहाँ पर लिखा गया है। ये 2 एलिमेंट बन के एक प्रकृति बनती है। इसीलिए टोटल 3 प्रकार के ही लोग होते हैं और इनके कॉम्बिनेशन से 6 प्रकार की पर्सनैलिटी बनती है। सारा जगत 6 हिस्सों में ही बटा है, 6 प्रकार के लोग हैं, इससे बाहर कुछ नहीं। नेक्स्ट। सर जैसे आपने तो पूरे घर का वास्तु बताया, अगर हम रूम में भी यही सब करना चाहें तो इसी तरह फॉलो होगा? नहीं, जैसे कई आपका घर एक यूनिट है, हाँ जी। उसके अकॉर्डिंग करना है, रूम के अकॉर्डिंग नहीं। नहीं, सपोज जैसे बच्चों ने शूज़ रखने हैं रूम में, तो नॉर्थ ईस्ट में ना रखे रूम में, कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में जितना भी पोर्शन उस घर का आ रहा है, उस घर को नॉर्थ ईस्ट कहा गया, मतलब उस एरिया को नॉर्थ ईस्ट कहा गया। तो अगर हम चाहे उसके अंदर रूम हो, चाहे किचन हो, कहीं कुछ भी हो सकता है। नहीं, अगर रूम में अगर हमें पर्टिकुलर बच्चे का स्टडी टेबल लगाना है तो उस किस डायरेक्शन में होना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट में। बच्चे का हाँ। नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट। थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट सवाल। आई वांट द क्वेश्चंस। जी। देखिए, फेसिंग में और डिग्री में दोनों में फ़र्क है। जब आप डिग्री लेते हैं तो किसी भी एक रेफरेंस वॉल को कंसीडर करके डिग्री लेते हैं, और फेसिंग वो है जो अप्रोचिंग रोड है आपके घर की। कौन सी वाली मान्य होगी? चार दीवार है घर के अंदर, हाँ, किसी भी एक दीवार की रेफरेंस लेके आपने डिग्री ली, ठीक है। इधर घूम गए तो 90 डिग्री का फ़र्क आएगा, इधर घूम जाएंगे तो 180 का फ़र्क आएगा। तो क्या जोन बदल जाएंगे? वो तो सेम रहेंगे। सर मैं ध्यान क्या रखना है कि रेफरेंस वॉल सेम होनी चाहिए। फेसिंग वो है जिस रोड से आप घर में आ रहे हैं। बेसिक जिस रोड से घर में आ रहे हैं, और घर में आने के बाद
जिस अपार्टमेंट में घुसने के मतलब अपने घर में घुसने के लिए मतलब 3 अपार्टमेंट बने हुए हैं, अपार्टमेंट में बने हुए हैं तो जिधर से आप अपार्टमेंट में घुस रहे हैं वो आपकी फेसिंग है। फिर बिल्डिंग की फेसिंग से आपको कुछ मतलब नहीं, अपार्टमेंट की फेसिंग। अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बस 5 से 10 मिनट और लूँगा आपके और मैं विराम दूंगा अपनी बात को। अगला, नेक्स्ट नेक्स्ट। ये हमने असाइनमेंट कर लिया। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि हाउ टू आइडेंटिफाई द जोन्स। ये अप्रॉक्सीमेटली घर का सेंटर, अगर यहाँ से घुस रहे हैं तो ये फेसिंग, और यहाँ से डिग्री के आधार पर आप देखेंगे कि कौन सी दिशा के अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है। नेक्स्ट, critical points which should be avoided completely, no compromise, zero tolerance। ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ। नॉर्थ ईस्ट में फायर अर्थ ना हो, किचन ना हो, और क्या ना हो, टॉयलेट ना हो। मंदिर सजाया है तो लाल रंग ना हो। साउथ वेस्ट की एंट्रेंस ना हो। फेसिंग की बात नहीं कर रहा, फेसिंग और एंट्रेंस में डिफरेंस है। ये साउथ वेस्ट फेसिंग है पर एंट्रेंस शिफ्ट हो गई है। साउथ वेस्ट में एंट्रेंस ना हो, साउथ वेस्ट में टॉयलेट ना हो। नॉर्थ ईस्ट में ओवरहेड वाटर स्टोरेज ना हो। अगर किसी घर में ऐसा है और किसी कारण आप वो बदल नहीं सकते तो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि घर को चेंज करना। टॉयलेट रहेगी या आप, दोनों में से एक। साउथ वेस्ट की एंट्रेंस ना हो, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में टॉयलेट ना हो, किचन नॉर्थ ईस्ट में ना हो, साउथ वेस्ट में ना हो। जिस घर में रहना है उसमें झगड़ के थोड़ी रहना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। बाकी जो स्ट्रक्चर अगर फिक्स है, बाकी चीज़ों को तो हम हिला के, रेमेडी करके, रिप्लेस करके, कलर चेंज करके और बाकी जितने भी मेथड्स हैं उन मेथड्स को अप्लाई करके रिजल्ट ले सकते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि वो स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी नहीं, और ये पॉइंट्स आ रहे हैं तो घर को खाली करना। ज़िंदगी बड़ी कीमती है, दोबारा नहीं मिलती। नेक्स्ट, कोई मिथ्स आप लोगों ने सुने हो? भाई हमने तो ये सुना है वास्तु के नाम पे, कुछ भी मिथ्स। क्या प्रिंसिपल्स थे उसके? जब उसने वास्तु डिज़ाइन किया तो क्या इन सिद्धांतों को अपनाया? भाई स्ट्रक्चर तो वास्तु के हिसाब से बनाया, पर क्या मैंने घर भी उसी हिसाब से सजाया उसे? साउथ ईस्ट में मैंने किचन बना दी वास्तु के हिसाब से, परंतु उस किचन का जो टॉप है वो काले रंग का लगा दिया। काला रंग क्या करता है? वाटर एलिमेंट। साउथ ईस्ट में जैसे ही वाटर एलिमेंट आएगा तो कैश क्रंच होगा ही होगा। बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि खाली वास्तु से स्ट्रक्चर खड़ा कर देने से नहीं, क्या उनको तत्वों के आधार पर भी दिशाओं को बैलेंस किया है कि नहीं। कितने सारे पॉइंटों की मैंने चर्चा की, एक एक पॉइंट्स को डिटेल में स्टडी किया जाना चाहिए, तभी पता चलेगा कि वो घर वास्तु के सिद्धांतों पर है कि नहीं। खाली नक्शा वास्तु से बनाने से कुछ नहीं, इंटीरियर भी कराना है, पर्दे भी लगाने हैं, कर्टन्स भी लगाने हैं, डेकोर भी सजाना है। तो जब तक घर बन रहा है तो क्या कांटेक्ट में थे आप वास्तु काला के? इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि जब वास्तु मान रहे हैं तो पूरा मानो। आधा अधूरा ज्ञान, आधा अधूरा डॉक्टर क्या करेगा? वैसे। नेक्स्ट, आवाज़ थोड़ा सा इको करी। हाँ, माइक देंगे प्लीज़ ताकि सभी लोगों को क्लैरिटी हो।
हेलो। घर बनाते टाइम हमने वास्तु का भी पूरा ध्यान रखा, कौन से एलिमेंट्स का किस डायरेक्शन में होने चाहिए उसका भी पूरा ध्यान रखा। अब ये बात कितनी सच है कि उसको एस्ट्रोलॉजी से भी मैच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिसके नाम से भाई है अभी या- कोई चैलेंज कोई कंसर्न है तो करें, नहीं तो ना करें। ओके। भाई दिक्कत है तो डॉक्टर के पास जाना है, नहीं तो क्या ज़रूरत। आप तो स्वस्थ हैं ही, काहे को पंगा लेना। नेक्स्ट। सर एक चीज़ थी, वो मिथ है या फैक्ट है मुझे नहीं पता, बट पुराने घरों में जब अपने गांव में घर होते थे उसमें कहते थे कि बीच में आंगन अगर बड़ा रखा हो और साइडों में चाहे कैसे भी बना हो उसमें वास्तु दोष नहीं लगता। ऐसा आज उस घर की क्या स्थिति है? वीरान होगा? नहीं सर, ऐसा सच नहीं है, क्या स्थिति है? वैसे ही है अभी भी और अच्छा चल रहा है। बहुत ही बढ़िया है फिर तो। जनरली ब्रह्म स्थान को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट। सर ये कैसे इसमें जज करें, मान लो कोई प्लॉट है, कोई घर है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा कि नॉर्थ ईस्ट में सारे रूम आ जाएं या नॉर्थ वेस्ट में या साउथ वेस्ट में एक ही डायरेक्शन में सब कुछ हो जाए। जैसे आपने बताया साउथ वेस्ट में बेडरूम नहीं होना चाहिए जिस डायरेक्शन में, बट 6 बेडरूम्स हैं अगर और 5 वॉशरूम्स हैं अगर, तो किसी ना किसी को तो अलग डायरेक्शन लेनी बिल्कुल पड़ेगी। 100% वास्तु परफेक्ट कंस्ट्रक्शन पॉसिबल ही नहीं है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, 100% कैसे एक्यूरेसी आएगी? उस घर में रहने वाले 5 या 6 लोग, हम्म, सबकी अपनी अपनी प्रकृति, हम्म। अपना अपना कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों के हिसाब से उनको रूम देना है। अब ये जजमेंट कैसे होगी क्योंकि ये सबका जजमेंट bedroom कौन होगा। करेगा? एक कंसल्टेंट करेगा। अच्छा। और जैसे आपने बताया फायर जिस डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए उसी डायरेक्शन में वाटर नहीं होना चाहिए, तो जो वाटर अगर मान लो जो बॉटल्स में वाटर होता है जो फ्रिज में रखते हैं वो किस तरीके से उसमें होगा, उसको भी वही अप्लाई होता है या फिर वो उसमें नहीं होगा? ऐसा नहीं देखेंगे। फ्रिज की एक एक्टिविटी है। ओके। क्या काम आता है फ्रिज का? स्टोरेज। हम्म, क्या स्टोर करते हैं? खाने पीने की चीज़ें, खाना पीना, वाटर। वाटर। तो वाटर और जो इंडक्शन वाटर प्लस अर्थ एलिमेंट की एक्टिविटी है फ्रिज। फ्रिज, तो फ्रिज और जो गैस है वो एक तो डायरेक्शन कहाँ कहाँ रख सकते हैं? वाटर एलिमेंट के जोन में रख सकते हैं, अर्थ एलिमेंट के जोन में रख सकते हैं। और अगर आपने उसका कलर क्या है, पिंक कलर है, तो साउथ ईस्ट में भी रख सकते हैं। फ्रिज का कलर लाल रंग का फ्रिज है, Okay. ग्रे रंग का फ्रिज है। अगर नहीं पॉसिबल तो बैलेंसिंग कब करनी है? जब उस फ्रिज के कारण ही इफेक्ट्स आ रहा हो तब करनी है, अन्यथा नहीं। अदरवाइज नहीं करना। अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे तो घर में सैकड़ों चीज़ें हैं, किस किस को बैलेंस करेंगे हम? हाँ वही, तभी मतलब 100% तो हो नहीं सकता। कन्फ्यूज़न नहीं करना है। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है, अदरवाइज कुछ नहीं करना। नेक्स्ट। विकास जी, हम जैसे दिल्ली में रह रहे हैं और राजस्थान में हमारा घर है, तो वहाँ कोई रह नहीं रहा है, लेकिन अगर वहाँ कोई वास्तु दोष है तो उसका कितना असर है यहाँ रहने में? उसका असर आता है जनरेशन्स पर। लॉन्गर टर्म्स में उसके इफेक्ट्स देखे गए हैं। अगर कोई वास्तु दोष है और आप उस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं तो करेक्ट करा लेना चाहिए। अगर कोई टेनेंट वहाँ पे रह रहा है तो वो दोष आपको नहीं लगेगा। अगर खाली है, जैसे खाली है तो कभी-कभार लगेगा। नेक्स्ट। और कोई मिस? ऐसे कोई आपको कहे कि ये काम नहीं करना, एक अंगूठी आपको पहना देता हूँ और घर के साउथ ईस्ट में नीला रंग हुआ पड़ा है, तो क्या पैसे आएंगे? बिल्कुल नहीं। कर्म करना है, करेक्टनेस किस अप्रोच पे किस लेवल पे ज़रूरी है उसको आइडेंटिफाई करेंगे तो काम होगा, अदरवाइज नहीं। अप्रोच सही रखनी है। नेक्स्ट। हाँ, वाटर बोरिंग्स कहाँ कहाँ हो सकती है? अंडरग्राउंड वाटर बोरिंग्स, अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज कहाँ कहाँ हो सकती है? वाटर के सभी जोन में हो सकती है वाटर बोरिंग्स। नॉर्थ ईस्ट में वाटर बोरिंग हो सकती है, नॉर्थ में हो सकती है, ईस्ट में हो सकती है। नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक कहीं भी वाटर बोरिंग करते हैं तो वो प्रॉस्पेरिटी देती है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी वाटर बोरिंग के ही इफेक्ट्स देते हैं। नेक्स्ट। और कोई मिथ्स जो वास्तु के नाम पर आप लोग सोच के आए कि भाई आज जाके पकड़ेंगे, पूछेंगे? वेरी गुड। नेक्स्ट स्लाइड।
कोई क्वेश्चन आंसर बच गए हैं किसी के? कोई भी डाउट छोटा से छोटा? किचन के क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं अलग अलग दिशाओं में, इसके बारे में मैं आपको एक छोटा सा इफ़ेक्ट्स बताता हूँ, टिप्स बताता हूँ। अगर आपके घर के अंदर वाटर के जोन्स में किचन है तो आपके घर में ज़्यादा क्या बनता है? मीठा, स्वीट, मिठाई आपको खाने में ज़्यादा पसंद। वाटर के जोन्स नॉर्थ में आपकी किचन है, नॉर्थ ईस्ट में आपकी किचन है, तो आपको लगता है भाई आज कुछ मीठा हो जाए, मिठाई के शौकीन है। साउथ ईस्ट में फायर के जोन में होगा तो स्पाइसी खाना पसंद होगा आप लोगों को, तीखा। एयर के जोन में होगा तो नमकीन खाते होंगे ज़्यादा, चरपरा। साउथ वेस्ट में होगा तो चाइनीज़ खाने का शौक होगा ज़्यादातर। इस प्रकार से अलग अलग दिशाओं में बनी हुई किचन के टेस्ट भी वेरी कर जाते हैं, क्योंकि उन एलिमेंट्स वहाँ पर प्रेजेंट हैं, उनका इफेक्ट्स तो आएगा ही आएगा। कैसे आईटीसी मौर्या का बुखारा का जो फूड है उसकी दाल मखानी बड़ी अच्छी, कैसे किसी रेस्टोरेंट का स्पाइसी फूड बहुत अच्छा। क्या है वो जो टेस्ट बदलता नहीं, क्योंकि उसकी किचन उस हिसाब से वहाँ पे बनी है, तभी तो वहाँ लाइनें लगती हैं। इस प्रकार से ये एटर्नल नियम्स हैं। मैं अपनी बात को कंक्लूड करना चाहूँगा। अभी कोई प्रश्न है तो ले लेते हैं, नहीं तो मैं हमारे नेक्स्ट स्पीकर वेट कर रहे हैं। मैं अपनी बात को कंक्लूड करते हुए ज्ञान वही जो तुरंत रोशनी दे, वरना कूड़ा कैसे किस काम का। इतनी सारी डिग्रियां हासिल कर ली, सीए बन गए, एमबीए बन गए, बीबीए बन गए, यूटिलाइजेशन नहीं है, पता ही नहीं कैसे करना है, तो ज्ञान नहीं, कूड़ा है, डस्टबिन है। जो रास्ता दिखाए, जो लाइट बताए, वही ज्ञान। जो मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते। ऐसा रास्ता किस काम का जो मंजिल पे ना पहुंचे? 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते। एक हम है जो गैरों को भी कह देते हैं अपना, और एक तुम हो जो अपने को भी अपना नहीं कहते। अपनी है ये सनातन विद्याएं, 12,000 साल से संजोई हुई विद्याएं जो अटर्नल है, शाश्वत हैं, जिनके इफेक्ट्स कभी नहीं बदले। ज़रूरत है फिर से इन्हें अपनाने की। फिर से वही सिद्धांत अगर अपने जीवन में अपनाएंगे, आना वहीं पड़ेगा वैदिक फिलॉसफी के ऊपर। कैसे भारत देश विश्वगुरु था, कुछ तो बात होगी भारत में, कुछ तो बात होगी यहाँ के ज्ञान में कि विश्व भर से लोग यहाँ पर ज्ञान हासिल करने आते थे। एपिटोम ऑफ द एजुकेशन, कुछ तो दिया है भारत ने जो शाश्वत है, कभी बदलता नहीं। इन्हीं सनातन विद्याओं को प्रणाम करते हुए मैं अपने टॉक को आज विराम देना चाहूँगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना पेशेंटली आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।